फिल्म हमारे नायक डेविड एम्स के साथ शुरू होती है, जो सुबह अपने आलीशान अपार्टमेंट में उठता है। वह अपनी शक्ल सूरत को लेकर काफी जुनूनी है, क्योंकि कई अमीर और आकर्षक लोग होते हैं। डेविड एक सफल लेखक और व्यवसायी का बेटा है और अपनी संपत्ति और स्थिति पर गर्व करता है, और वह बहुत मुस्कुराता है, एक पागल की तरह हंसते हुए। हमें यह पता चलता है कि साइंटोलॉजी उसके मस्तिष्क पर क्या कर रही है। उसी दिन जब डेविड न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, तो कुछ बहुत ही असामान्य घटित होता है। उसे तुरंत इसका एहसास होता है, ये कुछ गड़बड़ है। हलचल भरी शहर की सड़कें बिल्कुल खाली हैं, न लोग हैं और न ही जीवन का कोई निशान है। यहाँ तक कि आम तौर पर व्यस्त सड़कें पूरी तरह से शांत हैं, वाहनों के चलने का कोई संकेत नहीं है। ये अजीब और परेशान करने वाली स्थिति डेविड को तुरंत असहज महसूस कराती है। क्या वह दौड़ना शुरू कर देता है? वह आम तौर पर भीड़ भाड़ वाले और जीवंत टाइम्स स्क्वायर से होकर गुजरता है। वह जीवन के किसी भी संकेत की अनुपस्थिति से इतना हैरान है। अचानक डेविड अपने बिस्तर पर फिर से उठता है। पृष्ठभूमि में वह एक मनोवैज्ञानिक से बात करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसके शब्दों को समझना मुश्किल है। वह उल्लेख करता है कि कुछ घटित होने से पहले वह एक आत्मविश्वासी व्यवसायी हुआ करता था। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही वह बिस्तर से बाहर निकलता है, उसके बगल में एक खूबसूरत महिला देखी जा सकती है। ट्रेडमार्क बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराता है और घर छोड़ देता है। जब डेविड फिर से शहर से गुजरता है, तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। आसपास के लोग अपने दोस्त ब्रांड को उठाते हैं और वे उसके प्रेम जीवन के बारे में बात करते हैं। हमें पता चलता है कि डेविड के बिस्तर की महिला जूली जॉनी है, और भले ही वे शारीरिक रूप से जुड़े हुए हैं, रोमांटिक रिश्ते में नहीं है। ब्रायन ने यह भी उल्लेख किया कि जूली उसके सपनों की लड़की है और डेविड को उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की सलाह देता है। ट्रक और फिर वे दोनों हंसते हैं, क्योंकि वे ब्रदर्स हैं। जब डेविड अपने कार्यालय में पहुंचता है, तो उसका सचिव उसे महत्वपूर्ण चीजें देता है और उसे बताता है कि वह बोर्ड मीटिंग के लिए देर से चल रहा है। डेविड फिर मीटिंग रूम में जाता है और विनोदपूर्वक बोर्ड के सदस्यों की तुलना 7 बौनों से करता है, क्योंकि वे सभी के पास अद्वितीय व्यक्तित्व हैं, और क्योंकि टॉम क्रूज छोटा है और वह फ्लैशबैक में प्रोजेक्ट कर रहा है। हम डेविड के बचपन को देखते हैं, जहां वयस्क उसके भविष्य से ईर्ष्या करते हैं। वह जगह जो एक जेल की तरह दिखती है, जहां डेविड एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो शायद उसका मनोवैज्ञानिक मैकैब है। डेविड खुश नहीं दिखता है और हत्या के आरोपों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करता है। यह पता चला है कि उसके माता-पिता की मृत्यु के बाद वह बहुत अमीर हो गया था, लेकिन उसके पास कुछ अनसुलझी समस्याएं भी थीं। डेविड अनिच्छा से अपनी स्थिति के बारे में बात करने के लिए सहमत हुआ। एक अन्य फ्लैशबैक में मनोवैज्ञानिक के साथ हम डेविड के घर पर एक जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं। पार्टी के दौरान डेविड गेट्सा ने अपने पिता के मित्र से डेविड गेट्सा को चेतावनी दी कि बोर्ड के कुछ सदस्य उनकी कंपनी को उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड ने इसे नजरअंदाज करते हुए सोफिया के साथ समय बिताया और उन्हें अपने शानदार रहने की जगह दिखाई। वह मैकैब से सोफिया के बारे में अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए बात करता रहता है। वह स्वीकार करता है कि वह उसके प्रति आकर्षित है और अपने रिश्ते को सामान्य रखना चाहता है, लेकिन वह भविष्य में कुछ और करने की उम्मीद करता है। मैकबेब, जिसकी शादी लंबे समय से हो चुकी है, जेल के अंदर एक अकेले व्यक्ति के रूप में डेविड के अनुभवों को पूरी तरह से समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में डेविड को नापसंद करता है और उसे करीब से उसका पीछा करते हुए देखता है। डेविड ने अपनी कहानी जारी रखी है, संबंध बनाना या शारीरिक रूप से अंतरंग होना। हमें यह भी पता चलता है कि सोफिया एक कलाकार के रूप में एक साधारण जीवन जीती है, जो अगली सुबह अपने सपनों को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क चली गई। जैसे ही डेविड सोफिया के अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, जूलियाना उसके पास आ जाती है। वह अचानक पूछती है कि सोफिया के साथ उसकी रात कहाँ गई थी। फिर वह उसे दोषी महसूस कराने में सफल हो जाती है, उसकी उपेक्षा करना और अंततः उसे अपनी कार में बैठने के लिए राजी करना। कार के अंदर जाने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि जूलियाना डेवी प्यार करता है, लेकिन रुकने के बजाय
उसने उन दोनों को दुखद रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में कार को पुल से नीचे गिरा दिया। जूलियाना वर्तमान में दुर्घटना में जीवित नहीं बच पाई। डेविड ने बताया कि कार दुर्घटना के बाद वह लंबे समय तक कोमा में था और उसे गंभीर चोटें आई थीं, टूटा हुआ जबड़ा और टूटा हुआ हाथ। जब वह इससे बाहर था तो बोर्ड ने पहले ही उसके व्यवसाय पर कब्जा कर लिया था, उसे नियंत्रण वापस पाने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन चेतावनी दी कि किस पर भरोसा किया जा सकता। अपना विकृत चेहरा उसके सामने प्रकट करने में शर्मिंदा होने के बाद वह अपनी चोटों को ठीक करने के लिए शीर्ष प्लास्टिक सर्जनों के एक समूह से मिलता है, लेकिन वे कोई अच्छा समाधान नहीं दे पाते हैं। केवल एक चीज जो वे सुझा सकते हैं वह है चेहरे का कृत्रिम अंग। डेविड इस सुझाव से खुश नहीं है, छह लेजर कमल, लेकिन वे अभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह बाद में उन पर गुस्से से चिल्लाता है। अपनी उपस्थिति के बारे में संदेह के बावजूद डेविड उसे खुद सोफिया को दिखान अपने गार्डों द्वारा भगाए जाने के बारे में जब वह उससे मिलने आई तो डेविड ने भ्रम को दूर किया और उसे बाहर जाने के लिए कहने का साहस जुटाया, और आश्चर्यजनक रूप से वह सहमत हो गई। बाद में रात में जब डेविड एक क्लब में सोफिया से मिलता है तो वह अपने दोस्त ब्रायन को उसके साथ देखकर चौंक जाता है। वे दोनों डेविड के कृत्रिम चेहरे के मुखौटे के साथ सहज नहीं लग रहे थे। जल्द ही सोफिया डेविड एविड का बहाना बनाकर मेज से दूर चली जाती है, फिर ब्रायन से बात करती है और सोचती है कि वह सोफिया के साथ क्यों है, और परिणाम स्वरूप वह अपने दोस्त से परेशान हो जाता है क्योंकि वे बहस में पड़ जाते हैं। कैसे याद करता है और बदले हुए संस्करण से निराश है। डेविड कहता है कि उसे याद आता है जब ब्रायन का नाम अर्ल था, वह उदास महसूस कर रहा था और भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रहा था। डेविड अपनी भावनाओं को शराब के साथ मिलाकर उसे सुन्न करने की कोशिश करता है। दवा उसे वास्तव में नशे में डाल देती है जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। वह सोफिया से उस रात के बारे में बात करना शुरू करता, वह आत्मदया में डूब जाता है और यहां तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त का अपमान भी करता है। वह ब्रायन पर कुछ ऐसा कहने का आरोप लगाता है जिससे जूली परेशान हो गई और उसकी कार दुर्घटना का कारण बनी। डेविड को भी ईर्ष्या हो रही है, उसे संदेह है कि सोफिया और ब्रायन एक रोमांटिक रिश्ते में हो सकते हैं। हालांकि समूह के अलग होने के बाद मैकेबे के साथ बातचीत में डेविड ने उसे बताया कि उसे कैसा महसूस होता था कि वह सोफिया के भरोसे का हकदार है, लेकिन अब वह अनिश्चित है कि जेल में रहते हुए वह सोफिया मैकेब की तस्वीरें बनाना बंद नहीं कर सकता। उसने बताया कि गार्डो ने डेविड को एली नाम के किसी व्यक्ति को बुलाते हुए सुना था जिसे वह भी याद नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर द्वारा डेविड का चेहरा ठीक करने के बारे में बात करें, लेकिन वह इसे देखने से बहुत डरता है। सोफिया और ब्रायन शाम के समय एक रेस्तरां में रात बिता रहे थे। डेविड ने देखा कि एक आदमी उस पर नजर रख रहा है। उसे विश्वास है कि यह वही आदमी है जो उसके चेहरे के ऑपरेशन के दौरान मौजूद था। हालांकि वह यह भी सोचता है कि वह केवल मतिभ्रम कर रहा है। फिर डेविड को एक भयानक दुःस्वप्न आता है कि उसके चेहरे पर फिर से चोट लग जाती है। वापस सो जाता है और महसूस करता है कि कोई उसे गले लगा रहा है। यह सोचकर कि यह सोफिया है, वह उस व्यक्ति को वापस गले लगाती है, लेकिन वह झूली निकली। वह घबरा जाता है और उससे यह जानने की मांग। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए टिप शो आता है और डेविड को जमानत देता है। फिर वह चोट लगे चेहरे के साथ झूली की तस्वीरें लाता है, लेकिन दावा करता है कि डेविड ने सोफिया को चोट पहुंचाई है। यह देखकर हमारा आदमी भ्रमित हो जाता है क्योंकि उसे सोफिया को मारने की बिल्कुल भी याद नहीं है, जिससे मामला और खराब हो गया है। वह घंटियां सुनकर मतिभ्रम का अनुभव करता रहता है और ऐसे लोगों को देखकर जो वास्तविक हो भी सकते हैं और नहीं भी। उसे बार बार जागने के लिए कहा जाता है, जिससे वह अनिश्चित हो जाता है कि क्या वह सपने में। ब्रायन गुस्से में कहता है कि वह काफी समय पहले कार दुर्घटना में मर गई थी। इससे डेविड हैरान हो जाता है और वह ब्रायन पर बोर्ड के 7 बौनों में से एक होने का आरोप लगाता है। इस बिंदु पर वह नहीं जानता कि किस पर भरोसा करना है या क्या वह वास्तव में इसके बाद जाग रहा है। इसके बाद
डेविड ड्रिंक के लिए जाता है अकेले और रेस्तरां के उसी आदमी से सामना होता है एडमंड। एडमंड का दावा है कि उसके पास हर चीज के लिए एक स्पष्टीकरण है जिसका वह सामना कर रहा है और वह मदद करने की पेशकश करता है। वह यह भी दावा करता है कि डेविड जेल में वापस डेविड एडमंड के बारे में बात करता है और मां पूछता है कि क्या वह सपनों और वास्तविकता के बीच अंतर कर सकता है। इसके बाद डेविड को एडमंड के साथ हुई अपनी मुलाकात और उस पर हस्ताक्षर किए गए अनुबंध की याद आने लगती है, लेकिन वह स्वीकार करता है कि वह इस बारे में अनिश्चित है कि असली क्या है। डेविड का कहना है कि एक प्रयोग के दौरान किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन स्मृति धुंधली है। अगला डेविड सोफिया के अपार्टमेंट में जाता है। वह कौन है और वह इस बात पर जोर देती है कि वह सोफिया है। वह सुझाव देती है कि वे अपने अफेयर को फिर से शुरू करें और फिर से एक साथ रहें। हालांकि डेविड बुरी तरह से भ्रमित है और यह मानने से इनकार कर रहा है कि यह वही महिला है जिससे वह प्यार करता था। कुछ ही क्षणों बाद जूली बाथरूम में चली जाती है और जब वह बाहर आती है तो वह अब सोफिया होती है, लेकिन फिर अंदर आती है डेविड का बार बार दुःस्वप्न। जब वह सोफिया के साथ संभोग कर रहा होता है, वह वापस जूली में बदल जाती है। डेविड ऐसा लगता है कि यह आश्चर्यजनक है। डेविड को बताता है कि वह अपने अपराध को मानता है कि उसने जूली के साथ कैसा व्यवहार किया और उसकी दुर्घटना के कारण उसका व्यवहार और मतिभ्रम उसके विक्षिप्त व्यवहार और मतिभ्रम के कारण हुआ। फिर डेविड ने मानसिक अस्थिरता के एक क्षण के दौरान डेविड बेनी के बारे में एक टीवी रिपोर्ट देखता है। लाइफ एक्सटेंशन के लिए कुत्ते और क्रायोफ्रीज कार्यक्रम को अचानक कुछ याद आता है और वह एमकैब को वापस बुलाता है। वे अदालत के आदेश के साथ लाइफ एक्सटेंशन नामक कंपनी में जाते हैं और अपने संभावित ग्राहकों में से एक होने का नाटक करते हैं। वह अपने अतीत को अस्पष्ट रूप से याद करता है। वह उसे एक गलियारे में ले जाती है जहां लोग क्रायोफ्रीजिंग को चुनने के लिए अपने कारणों को साझा करते हैं। ये सब अजीब लगता है। फिर वे रेबेका डियरबॉर्न से मिलते हैं जो लाइफ एक्सटेंशन और सुस्पष्ट स्वप्न विकल्प के बारे में बताते हैं। डेविड को पता चलता है कि उसने यह सब पहले वास्तविकता में या सपनों में सुना है। जैसा कि रेबेका स्पीक्स, डेविड को पता चलता है कि वह है। वास्तव में वह अपना जीवन नहीं जी रहा है, लेकिन वह अपने ही मन में फंसा हुआ है। वह घबरा जाता है और न्यूयॉर्क शहर की सुनसान सड़कों की तरह एक खाली लॉबी ढूंढते हुए नीचे की ओर भागता है। इस समय डेविड को पता चलता है कि यह सब एक बुरा सपना है और वह रोना शुरू कर देता है। फिर वह तकनीकी सहायता के लिए चिल्लाता है जब तक कि एक खाली लिफ्ट अंदर नहीं खुल जाती। सुबह फुटपाथ पर सो गई। सोफिया ने उसे पाया। यही सब कुछ की शुरुआत थी। एडमंड बताते हैं कि उन्होंने डेविड के अधिकांश जीवन और पहले की यादों को मिटा दिया ताकि उसके बाद उसे और अधिक शांतिपूर्ण अस्तित्व मिल सके। डेविड जानना चाहता है कि वास्तव में क्या हुआ था और एडमंड ने खुलासा किया कि क्लब की घटना के बाद सोफिया कभी एक साथ नहीं आई। वह अपने आप जाग गया और उसे फिर कभी नहीं देखा। डेविड अकेलेपन और अवसाद में पड़ गया, जिसके कारण उसके शरीर को निलंबित अवस्था में डाल दिया गया। यहां पता चला कि वह डेविड ही था। पिल्स एडमंड ने यह भी उल्लेख किया है कि डेविड के सबसे अच्छे दोस्त ब्रायन ने उसके लिए 3 दिवसीय स्मारक आयोजित किया था और सोफिया उसे सुनने के लिए वहां मौजूद थी। डेविड ये जानकर खुश हो गया कि उसने सोफिया एडमंड को नहीं मारा। फिर उसने उल्लेख किया कि अब यह डेविड पर निर्भर है कि वह जाग जाए और वास्तविकता में जिए। अन्य लोगों के साथ दुनिया में रहना या सोफिया के साथ अपने स्पष्ट सपने में रहना। जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे, इमारत की छत पर पहुंचे। एडमंड बताते हैं कि डेविड जूलियन को अपना सपना देखता रहा क्योंकि अपने अवचेतन मन में कहीं न कहीं वह खुद को दोषी मानता था। तब डेविड के विचार मैककैब और ब्रायन को लाते हैं। छत पर 2 परस्पर विरोधी प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि हाइट्स है। वह डेविड को आश्वासन देता है कि जैसे ही वह इमारत से कूदेगा, वह क्रायोनेशन से अपनी आंखें खोल देगा। मैकाबे डेविड को कूदने से रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी जवाब देती है कि वह एक वास्तविक जीवन जीना चाहता है, न कि केवल उस पर चमकते सूरज और सुंदर के साथ सपने देखना चाहता है। छलांग लगाने से पहले वेनिला ऊपर आसमान छूती है। डेविड एक बार फिर सोफिया को देखता है, ये जानते हुए कि वह जम गया है
और वह चली गई हैं, लेकिन वे एक दूसरे को फिर से दूसरे जीवन में पाने की आशा रखते हैं। डेविड मुड़ता है और छत से छलांग लगाता है और अपनी कभी न खत्म होने वाली स्थिति से जागना चाहता है। आराम से डेविड अपनी आंखें खोलो और फिल्म खत्म होने पर जोर लगाओ। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। मी देखने के लिए धन्यवाद।